हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या बहुबुद्धि सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुबुद्धि यानी बहुत प्रकार की बुद्धि। किसी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाती, उसमें कई प्रकार की बुद्धि होती हैं जो समय या परिस्थिति के अनुसार इस जो है वो दिखाई देती हैं। तो आइए इस सिद्धांत को जानते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, किसने दिया और इसमें किस किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। तो यह सिद्धांत जो था सबसे पहले 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। इसके जो मुख्य प्रतिपादक थे वो हार्वर्ड गार्डनर थे, जो कि एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को अपनी एक बुक में बताया, जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुक जो थी जिसमें उन्होंने सबसे पहले इसकी थ्योरी को लिखा वो थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने माना कि एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। किसी भी बात को सीखने का केवल एक तरीका हो ऐसा संभव नहीं है। किसी बात को सीखने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। ईच इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो हमारी इंटेलिजेंस है केवल एक अकेली सत्ता नहीं है, केवल एक अकेली चीज़ नहीं है, बल्कि कई प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। और ये इंटेलिजेंस जो है टोटली एक दूसरे से अलग होती हैं। लेकिन जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है या जब कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना होता है, तो ये बुद्धियाँ एक दूसरे के साथ मिल करके या कोऑर्डिनेट करके इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करने के बाद में, कोऑर्डिनेट करने के बाद उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लेती हैं। इसीलिए ये जो सिद्धांत है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहलाता है। गार्डनर ने टोटल 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है उनके बारे में बताया, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये 8 प्रकार की इंटेलिजेंस या बुद्धि पाई जाती है, लेकिन इनकी मात्रा या इनका अमाउंट अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति अगर जो स्किल बेस्ड काम करता है या कोई हथकरघा का काम करता है तो उसकी बुद्धि अलग प्रकार की होगी, जबकि कोई लेखक जो है उसकी बुद्धि में जो है कोई बुद्धि अलग प्रकार की होगी। तो हर एक प्रकार की बुद्धि का व्यक्ति में मात्रा कैसी होगी ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में अपने करियर को चुन पाता है। ऑल इंटेलिजेंसेज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये हमने देखा कि सभी बुद्धि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं, और किसी व्यक्ति के अंदर केवल एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें कई प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती हैं। जैसे एक कवि है, एक कवि एक अच्छा पेंटर भी हो सकता है, एक सिंगर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसको स्किल का कोई काम और आता हो, तो हम ये नहीं कह सकते। या टीचर है, टीचर जो है एक अच्छा बोलने वाला भी हो सकता है, सुनने वाला भी हो सकता है, उसको म्यूज़िक का ज्ञान भी हो सकता है, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला भी हो सकता है। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं, लेकिन उनकी मात्रा सब व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के या बहुबुद्धि के मुख्य विशेषताएं या मुख्य फीचर्स कौन कौन से हैं। तो हमने इसमें से पहले डिस्कस कर लिया। इसका पहला जो फीचर है वह है एवरी पर्सन पजेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार की बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाए। व्यक्ति के अंदर बहुत प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। दे वेरी इन अमाउंट, ये अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती हैं। दीज इंटेलिजेंस आर लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। ये हमारे मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी मस्तिष्क का कोई पर्टिकुलर जो एरिया है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इसी में सारी प्रकार की बुद्धियाँ होंगी, बल्कि हमारे मस्तिष्क के अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की बुद्धि जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे कैन वर्क टुगेदर और इंडिपेंडेंटली। ये जो इंटेलिजेंस है ये या तो किसी दूसरी इंटेलिजेंस के साथ मिलके काम कर सकती है, या फिर वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है। अब बात आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड और इग्नोर। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी बहुबुद्धि की योग्यता को आगे बढ़ाता है, नर्चर करता है, या फिर उसको वहीं इग्नोर कर देता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता, तो धीरे धीरे करके वो एरिया उसका सप्रेस रह जाता है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुबुद्धि के लिए या मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो फैक्टर्स हैं, 3 मेन फैक्टर हैं उनमें। पहला फैक्टर जो है वो है नेचर या जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण है वो आनुवंशिकी के थ्रू जाते हैं, जेनेटिक्स के थ्रू जाते हैं, उसको जेनेटिक्स कहते हैं।
और इस प्रॉपर्टी को हेरिडिटी कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि का स्तर अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से आया है तो वो जेनेटिक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि किसी कारपेंटर का बेटा या बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट कारपेंटर बनने में है या वो उस एरिया में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल मानता है, तो इस प्रकार जो उसका जो फीचर आया वो उसके पेरेंट्स से आया है, इसीलिए ये नेचर या जेनेटिक्स का इसमें रोल प्ले होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नर्चर और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस में, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जैसा एनवायरनमेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जाता है वैसे ही उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होती है। आप उसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट अगर केवल पढ़ने लिखने का देंगे तो उसका वो एरिया डेवलप होगा। अगर उसको कोई स्किल बेस्ड कार्यक्रम का प्रोग्राम का आप पार्ट बनाते हैं तो उसका वो एरिया ज़्यादा होगा। जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा वैसा ही उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कल्चर या वैल्यूज़, यानी जो मूल्य हैं वो भी, या संस्कृति हमारी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि मूल्यों के आधार पर ही हम अपने इंटेलिजेंस के या अपनी बुद्धि के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हम मूल्य हमारे अंदर होते हैं या हम संस्कृति को मानते हैं उतना ही ज़्यादा सांस्कृतिक कारकों के कारण बुद्धि का विकास हो पाता है। अब जो उन्होंने गार्डनर ने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने जो बताई इंटेलिजेंस, उसमें पहली थी वर्बल या शाब्दिक बुद्धि, दूसरा विजुअल या जो है दृष्टिगत बुद्धि, तीसरा लॉजिकल या मैथमेटिकल यानी तार्किक बुद्धि, चौथा म्यूजिकल या रिदमेटिक इंटेलिजेंस यानी संगीत बुद्धि, पांचवा बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी गति की, शारीरिक गति की बुद्धि, सिक्स्थ है इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सातवां इंट्रापर्सनल अंतरावैयक्तिक बुद्धि, और आठवां नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। अब ये क्या क्या है और इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं और इनके कैरियर से रिलेटेड या इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली जो इंटेलिजेंस है वो है वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है वर्ड स्मार्ट, यानी लिखने पढ़ने से रिलेटेड जो भी बुद्धि होती है हमारी, रिस्पॉन्सिबल जो होती है हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए या लिखने पढ़ने से संबंधित कामों के लिए, वो इंटेलिजेंस वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है, शाब्दिक बुद्धि कहलाती है। इसका मेन फीचर है कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस व्हाट्स वन ऑन योर माइंड एंड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। इसमें वो लोग आते हैं जिनके अंदर अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करने की काबिलियत होती है और वो दूसरों लोगों की बातों को उसके थ्रू आसानी से समझ पाते हैं। यानी ये दूसरे शब्दों में बोलें तो जिनका बोलने का कौशल या अपने आप को एक्सप्रेस करने का, शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करने का जो कौशल होता है वो ज़्यादा अच्छे से विकसित होता है, उन लोगों में वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग एरिया इनके हैं ये या तो रीडिंग में, राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, और किसी चीज़ को रटने में, मेमोराइजिंग में, ये सब में, या डेट्स को याद रखने में, इन सब में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये ज़्यादातर लिखना, पढ़ना या बातें करना या किसी चीज़ को याद करना, इन पर ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है या तो रीडिंग के थ्रू या राइटिंग वर्ड्स करवाए जा सकते हैं, जर्नल राइटिंग कराई जा सकती है, डिबेट कराई जा सकती है, डिस्कस किया जा सकता है इनसे, या इनको बोलने के मौके दिए जा सकते हैं, या क्रिएटिव राइटिंग इनसे कराई जा सकती है। कैरियर की बात करते हैं कि इनका कैरियर या कौन कौन से लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है, कैसे वो व्यक्ति होते हैं। तो जो राइटर्स होते हैं या न्यूज़ रीडर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, पोएट या टीचर्स, ट्रांसलेटर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर, इन सब के अंदर जो है वो वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो ये जो करियर जो बनते हैं, ये जो करियर बनाते हैं लोग, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है, जिसे वर्ड स्मार्ट भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की इंटेलिजेंस देखते हैं तो वो है विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस, या इसे पिक्चर स्मार्ट कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पिक्चर स्मार्ट, यानी किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में अपने व्यूज़ को रख पाते हैं। ये कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स, जैसा मैंने बताया अभी आपको, ये किसी इमेज या पिक्चर को देख करके उसके बारे में सोचते हैं और
चीज़ को एक्सप्रेस करने लगते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगते हैं केवल इमेज या पिक्चर्स को देख करके। पीपल हैव एबिलिटी टू विजुलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। ये जो बातें जो करते हैं वो जो है वो एक्यूरेट होती हैं, चीज़ों को देख करके उनके बारे में परसेप्शन ये निकाल पाते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं रीडिंग मैप्स, जो नक्शे होते हैं उनको पढ़ पाते हैं, चार्ट के थ्रू या ड्राइंग या जो पजल्स होती हैं, पहेलियाँ होती हैं, मेजेस होती हैं, उनको ये उन एरिया में ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग रहते हैं, उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। इनको ड्राइंग करना, डिज़ाइन बनाना या दिवा स्वप्न डे ड्रीमिंग जो होती है वो, या फिर पिक्चर्स या फोटोज़ की तरफ या इमेजेस की तरफ देख कर के उनके बारे में लिखना, ये सब ज़्यादा पसंद होता है। और इनको सिखाने के लिए बेस्ट ये जो सीखते हैं उनका सबसे बढ़िया तरीका है या तो ब्रोशर्स के, क्योंकि जो चीज़ें देख कर सीखी जा सकती हैं, जिनको हम देख कर के कुछ लेते हैं, ऐसी इंटेलिजेंस विजुअली स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे ब्रोशर्स हुए, कोलाज को देख कर के या फ्लो चार्ट्स के देख कर समझ जाना, या कॉन्सेप्ट मैप को देख कर समझना, क्ले मॉडलिंग, पैटर्न्स बनाना, फोटोग्राफी करना, पेंटिंग या स्केचिंग, ये सारे जो हैं ये फील्ड जो हैं वो विजुअल जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर आते हैं। और ऐसे लोगों का जो करियर होता है ये ज़्यादातर पसंद करते हैं या तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं या पेंटर होते हैं, क्योंकि इसमें विजुअल चीज़ें आ रही हैं, फोटोग्राफर होते हैं, पायलट या अर्बन जो है प्लानर होते हैं, सर्वेयर, सेलर, नेविगेटर, सर्जन्स, ये सब जो होते हैं ये कहलाते हैं, इसके अंदर आते हैं। अब थर्ड टाइप की इंटेलिजेंस अगर हम देखते हैं तो थर्ड टाइप है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे लॉजिक स्मार्ट भी कहते हैं। ये केवल तर्क के आधार पर जो है समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो है वो नंबर्स के साथ में या किसी रीज़न को लेकर के अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मेन फीचर है कैपेसिटी टू यूज़ नंबर्स इफेक्टिवली एंड रीजन वेल। नेक्स्ट इसका जो फीचर है, पीपल थिंक बाय रीजनिंग एंड दे लव एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग, लॉजिकल पजल्स एंड कैलकुलेटिंग। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस आधार पर ये अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो होता है वो होता है मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या क्वेश्चंस में, ये नंबर्स के साथ, अंकों के साथ खेल करने में, ये एक्सपेरिमेंट्स करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसके बाद ये इनको एनालिसिस के थ्रू या कैटेगरीज को बना करके या डिफरेंट फार्मूलेस के थ्रू जो है, या फिर लॉजिकल गेम्स के थ्रू या नंबर्स ऑफ पैटर्न्स के द्वारा, सीक्वेंस के द्वारा, वेन डायग्राम के थ्रू या साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इनको आसानी से समझाया जा सकता है। और ऐसे लोग जिनकी मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, जनरली ये अपने करियर के रूप में अकाउंटेंट या डॉक्टर या इंजीनियर, बैंकर, बिजनेस पर्सन, साइंस एंड मैथ्स टीचर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, टेक्नीशियन, ऐसे जो है एरिया जो है इनको अपने करियर के रूप में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की जो इंटेलिजेंस है वो है म्यूज़िकल या रिदमेटिक इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है वो इनको म्यूज़िक स्मार्ट कहते हैं। इनको म्यूज़िक का या ट्यून्स का, रिदम्स का बहुत ज्ञान होता है। एबिलिटी टू क्रिएट एंड अप्रिशिएट ट्यून्स एंड रिदम, ये खुद क्रिएट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्रिशिएट तो करते ही हैं। पीपल आर एबल टू डिस्टिंग्विश वेरियस साउंड, ये डिफरेंट टाइप के साउंड्स के बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी साउंड जो है वो अच्छी है या कौन सी साउंड इससे डिफरेंट जा रही है, वो सब आसानी से ये देख करके पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से होते हैं। तो ये सिंगिंग में या साउंड्स को पकड़ने में या गाने याद रखने में, रिदम्स को याद रखने में, सुर, लय, ताल, इन सब में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साथ ही साथ ये गाने में या गुनगुनाने में या इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये इन सबको ज़्यादा, ये म्यूज़िक बजाना इनको ज़्यादा पसंद होता है। इन्हें राइम्स के थ्रू, रिदम्स के थ्रू और मेलोडी के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू या म्यूज़िक के किसी भी फॉर्म में इनको सिखाया जाए तो ये आसानी से सीखते हैं। और ऐसे लोग जो है अपना करियर जो मेनली बनाते हैं वो या तो म्यूजिशियन होते हैं या कंपोजर्स होते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं या म्यूज़िक टीचर या साउंड इंजीनियर। ये इनका मेन प्रोफेशन होता है जिसको ये अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के रूप में लेते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस की, तो 4 प्रकार हमने पढ़ लिए। 5वां प्रकार जो है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी शारीरिक और गतिक
जो है इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसे बॉडी स्मार्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बॉडी एक्टिविटी या बॉडी मूवमेंट के थ्रू ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर कैपेसिटी टू यूज़ बॉडी टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड आइडियाज़, जैसे मैंने भी बताया, बॉडी का यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग और आइडियाज़ को बताने के लिए, और ये बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसमें मेनली एथलेटिक, इनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वो एथलेटिक्स में या डांसिंग में, एक्टिंग में, क्राफ्ट में, ऐसी चीज़ों में आता है जिसमें उनके बॉडी पार्ट ज़्यादा मूव कर सकें। ऐसे एरिया ये प्रेफर करते हैं। इनमें जो ये पसंद करते हैं, ये मूव अराउंड, चारों तरफ घूमने वाला या टच या बोलने वाला या बॉडी लैंग्वेज, उसके थ्रू अगर हम इनको सिखाएं तो ये ज़्यादा आसानी से सीख पाते हैं। इसके अलावा जो है बॉडी सेंसेशंस या पपेट के थ्रू या जिम्नास्टिक, मिमिक्री करके, मार्शल आर्ट्स के द्वारा, यानी जिसमें बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ को अगर हम एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको सिखाएं तो ये ज़्यादा आसानी से चीज़ों को सीखते हैं। ये इंटेलिजेंट जो होते हैं, ये बॉडीली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं। इनका कैरियर जो है, अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर के रूप में डांसर्स, एथलेटिक्स, सर्जन, क्राफ्ट पीपल, स्पोर्ट्स, फिजिकल गेम्स करने वाले जो लोग होते हैं वो, हैंड्स ऑन लर्निंग या प्रैक्टिकल्स करने वाले जो लोग होते हैं वो, कारपेंटर, एक्टर, सोल्जर्स, ये सब ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। ये हमारी थी 5th प्रकार की जो है इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक मतलब लोगों को पहचानने वाली, दूसरे लोगों को पहचानने वाली। दो तरीके की हैं, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में सेल्फ से रिलेटेड होता है, व्यक्ति खुद को जानने के लिए खुद से संबंधित काम करता है, जबकि इंटरपर्सनल में दो व्यक्तियों के बीच की या अलग अलग व्यक्तियों के बीच की बात की जाती है। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसे पीपल स्मार्ट भी कहते हैं क्योंकि लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी व्यक्ति के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं वो आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है, या आप अपनी बातों से कितना दूसरे व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ऐसी जो बातें होती हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके जो अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं, ऐसे लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका मेन फीचर है कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली एज पर द मूड्स एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के मूड के अकॉर्डिंग या उनकी इच्छाओं के अनुसार आप अपने आपको शो करते हो, आप अपनी बातों को मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुमुखी होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं और बोलने के थ्रू रिलेशनशिप मेंटेन करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेंसिटिव भी होते हैं, दूसरों के मूड और डिज़ायर्स को लेकर के उनकी मनस्थिति के बारे में भी सोचते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों को समझना, लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत आसानी से रिजॉल्व कर पाते हैं, यानी जो द्वंद्व और तनाव की स्थिति होती है उन सब से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। ये सब जो इनके स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं। इन लोगों को दोस्ती करना पसंद होता है, लोगों से बातचीत करना पसंद होता है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना पसंद होता है। ऐसे लोग जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है उनको शेयरिंग के थ्रू सिखाया जा सकता है, चीज़ों को शेयर करके या कंपेयर करके उनको सिखाया जा सकता है। ये कॉपरेशन के थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज काम में ली जा सकती हैं। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक दे करके या फीडबैक ले करके भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सिमुलेशन के थ्रू, ग्रुप प्रोजेक्ट्स के थ्रू या ग्रुप रूल्स बना करके इन लोगों को सिखाया जा सकता है। ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो मेनली या तो ये सेल्स पर्सन होते हैं या व्यापारी होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्योंकि कई बच्चों के साथ ये रिलेशन मेंटेन करते हैं, कई लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके साथ एक बहुत अच्छा हारमोनियस जो बिहेवियर है वो शो करते हैं, इसलिए इसमें टीचर्स भी आते हैं। पॉलिटिशियन आते हैं जो अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। रिलीजियस लीडर जो आते हैं, धार्मिक नेता जितने प्रवचन देते हैं वो सब भी इसी के अंदर आते हैं क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, नर्स, सोशोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ये सब लोग जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, या जिन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो ये कैरियर ऑप्ट करते हैं। बाद में बात आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की। ये हमने बात की थी पहले। इंट्रापर्सनल मतलब अंतरावैयक्तिक बुद्धि। ये सेल्फ, खुद से रिलेट होती है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, सेल्फ मोटिवेशन पर, सेल्फ अचीवमेंट पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इनका जो मेन फीचर होता है कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट ओन फीलिंग एंड वैल्यूज, थॉट्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। ये अपनी
फीलिंग्स के लिए, अपनी वैल्यूज़, अपने थॉट्स को लेकर या अपनी थिंकिंग को लेकर बहुत अवेयर होते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट मतलब इनमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन सबको एनालाइज करने की कैपेबिलिटी होती है। ये अपनी कमजोरियों को भी जानते हैं, ये अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। इनमें सेल्फ एस्टीम होता है, आत्मसम्मान की भावना बहुत होती है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा होते हैं। अपनी बात को, अपने स्वयं को ध्यान में रखकर, अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रख कर के अपनी थिंकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेविएट करते हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग एरिया जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, रिकॉग्नाइज सेल्फ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये अपनी कमजोरियों और स्ट्रेंथ को जानते हैं। गोल सेट करना, ये इनके मेन एरिया हैं। अपने लिए क्या गोल है, मुझे क्या अचीव करना है, मैं कैसे उस तक पहुंचूँ, ये सब आसानी से सोच पाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अकेले में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब खुद चिंतन करते हैं उस बात पर कि मैंने ये काम किया तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, मैं इसमें क्या क्या इसको बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या आउटपुट दे सकता हूँ, क्या मैं इस काम से सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी बातों को लेकर के, और इंटरेस्ट जो होता है वो इनका इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहता है। इनको सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इनको अकेले में काम करने का जो इंटरेस्ट होता है, तो ये अकेले में काम करने के इनको मौके दिए जाएँ। सेल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं, स्वयं के आधार पर जो ये प्रोजेक्ट्स हों, ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएँ। ऑटोबायोग्राफी ये लिख सकते हैं, या एक्सप्रेशन जो है फीलिंग्स का करने के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग या कंसंट्रेशन, इन सब के थ्रू इनको सिखाया जा सकता है। हाई ऑर्डर थिंकिंग में क्रिटिकल, क्रिएटिव थिंकिंग ये सब आती हैं। तो ये सेल्फ से रिलेटेड है, इसीलिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये करियर में चूँकि अपने बारे में या अपनी बातों में अपने अंदर ही मगन ज़्यादा रहते हैं, अपने अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे लोग फिलोसोफर या रिसर्चर या साइकोलॉजिकल टीचर या साइकोलॉजिस्ट, एंटरप्रेन्योर, ऐसे जो करियर ऑप्शन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। लास्ट जो इंटेलिजेंस है हमारी वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस या प्रकृतिवादी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं, एनवायरनमेंट से इनका खास लगाव होता है, इसीलिए इन्हें नेचर स्मार्ट भी कहा जाता है। इन लोगों की एबिलिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करना, एनवायरनमेंट के बारे में जानना, और प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ को अलग अलग करना, उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना, ये सब इनके मेन फीचर होते हैं। और इनके स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं, ये प्रकृति को समझते हैं, डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों के बीच में, फ्लोरा और फौना के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लोरा के अंदर हैं और इसमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, कौन से पेड़ पौधे पत्तियां जो हैं वो दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, या जंतु जो हैं वो कैसे कैसे लक्षणों में एक दूसरे से अलग हैं, वो सब ये सब पहचान सकते हैं। ये इन्वॉल्व रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो इनको एनवायरनमेंट के थ्रू या एक्सप्लोर करने के मौके दे करके, या क्या बोलते हैं नेचुरल इवेंट्स के थ्रू या फील्ड ट्रिप पर ले जाकर इन माध्यमों से ज़्यादा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। इनमें जनरली फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, गार्डनर, ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो प्रकृति के डायरेक्ट टच में रहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो मुख्य 8 प्रकार की थी बुद्धि जो गार्डनर ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि ये 8 प्रकार की बुद्धि हर एक प्रकार के व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। अब लेकिन एक टीचर के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इफ़ेक्टिव मल्टीपल इंटेलिजेंट टीचर बनने के लिए, वो भी हम देखते हैं। तो जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कम्युनिकेटिव होना चाहिए, यानी लोगों के बच्चों के साथ अच्छे से संप्रेषण उसका होना चाहिए। दूसरा, क्रिएटिव होना चाहिए, यानी जो कुछ वो सिखा रहे हैं उनमें उनकी खुद की क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता भी दिखनी चाहिए। कंपैशनेट होने चाहिए अपने काम के प्रति, उनमें कंपैशन होना चाहिए, अपने लगाव होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। अपने खुद के कुछ एथिक्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिनको वो फॉलो करें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनमें, ताकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग स्टाइल को या लर्निंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकें और स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सिखा सकें, बता सकें। दूसरा, मोटिवेशनल होने चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करेगा तब तक बच्चा आगे सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। तो एक मल्टीपल इंटेलिजेंट टीचर को मोटिवेशनल भी होना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बातों से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाए।
पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हर चीज़ के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी चीज़ में नकारात्मकता बच्चों में उनको दिखाई दे और वो उसका प्रभाव बच्चों पर एडवर्स जाए, इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनमें पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, रिसोर्सफुल होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स को नीड है अगर किसी रिसोर्स की तो वो उनको अवेलेबल कराएं, रिसोर्सफुल हो टीचर। और साथ ही साथ सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा मल्टीपल इंटेलिजेंट टीचर होने के लिए। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे जो हमने आज पढ़े। इसके गार्डनर के द्वारा दी गई जो थ्योरी थी वो पढ़ी, उनके द्वारा दिए गए टाइप्स पढ़े और टीचर का क्या रोल हो सकता है, टीचर कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्ट किए जा सकते हैं या कौन कौन से कैरियर हैं जो प्रेफरेंस में रहते हैं पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के साथ, वो भी हमने इसमें देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम भविष्य में दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।